नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में आज हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी और साथ ही हम आपको ओलंपिक से आज होने वाली विमेंस हॉकी टीम के मैच से जुड़ी हर जानकारी, हर डिटेल भी देंगे। आपको फेक न्यूज से बचाने वाली फैक्ट चेक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट के अंदर पॉलिटिक्स और क्राइम की खबरों के साथ कुछ ऐसी खबरें जो देखते आपको जानना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी आज टारगेट रिव्यू मीटिंग लेंगे। दुनिया भर में फैले भारत के राजनयिक मिशनों, बिजनेस चेंबर्स और निर्यात संगठनों के साथ होने वाली इस बैठक में साल 2021 में भारतीय निर्यात को $400 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा। सीएम योगी आज सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और सभी जिलों के सोशल मीडिया प्रमुख के साथ करेंगे बैठक। चुनाव से पहले सोशल मीडिया को मजबूत करना मकसद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, जाति आधारित जनगणना की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का 5वां दिन है। संसद में आज भी हंगामे के आसार। अभी तक का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रहा है। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है। सरकार को संसद में घेरने के लिए रणनीति बनाएगा विपक्ष। कल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में विपक्ष की बैठक है। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 21 साल के युवक पर 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मस्जिद के एक कमरे में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली में 9 साल के मासूम के साथ रेप और फिर मर्डर केस में क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। टीम आज बच्ची के परिवार वालों, आरोपियों के जानकार और कुछ चश्मदीदों के बयान दर्ज कर सकती है। सागर हत्याकांड में आरोपी पहलवान सुशील कुमार की चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में पुलिस ने सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कर रही सीबीआई ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले अदालत ने गहना वशिष्ठ को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए गहना ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मुंबई को पहली जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशाला मिली है। इस जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के जरिए 2 से 3 दिन में कोरोना के नए वेरिएंट को ट्रैक किया जा सकता है। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री ने इस प्रयोगशाला का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला। इस दौरान वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली की सबसे लंबी पिंक लाइन पर मेट्रो आज से दौड़ने लगेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 10:15 पर इस लाइन पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच फ्यूल क्रेडिट कार्ड आपको थोड़ी राहत दे सकता है। कई बैंक फ्यूल सरचार्ज वेवर वाले कार्ड बाजार में लेकर आए हैं। इस कार्ड से तेल भराने पर रियायत के साथ साथ बोनस पॉइंट भी मिलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 11वां इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो शुरू हो रहा है। ये इवेंट 8 अगस्त तक चलेगा। एक्सपो का उद्घाटन नितिन गडकरी करेंगे। इस इवेंट के दौरान देश की कई बड़ी कंपनियां अपने ई व्हीकल, बैटरी और इनसे जुड़ी एक्सेसरीज को पेश करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसमें ब्याज दरें नहीं बढ़ने की संभावना है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक इस हफ्ते 4 अगस्त को शुरू हुई थी। जीएसटीएन ने कारोबारियों के लिए अलर्ट जारी किया है। जीएसटी ने कहा है कि जिन करदाताओं ने जून 2021 तक 2 महीने या जून 2021 की तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, वो 15 अगस्त से ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। बैंक ने बताया कि आज और कल उसकी डिजिटल सेवाएं कुछ घंटे प्रभावित रहेंगी। मेंटेनेंस की वजह से बैंक की डिजिटल सेवाएं प्रभावित होंगी। सीबीएसई ने 10वीं के उन छात्रों के रिजल्ट कल जारी कर दिए जिनके स्कूल से मिले रिकॉर्ड्स जांच के घेरे में थे। ऐसे छात्रों को सीबीएसई ने आरएल श्रेणी में रखा था। कई छात्रों के अंकों के साथ उनके रिकॉर्ड्स की सीबीएसई जांच कर रही थी। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट delhidistrictcourts.nic.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते देश भर के स्कूल अभी बंद हैं और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इस बीच एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार छात्रों को फ्री में लैपटॉप दे रही है। पड़ताल के दौरान पोस्ट में किया गया दावा नकली निकला।
कोरोना महामारी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। लाखों लोगों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना फंडिंग के तहत 1,30,000 रुपए देगी। जांच में ये दावे नकली निकले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार सभी छात्रों के खातों में 7 लाख रुपए की रकम डाल रही है। वायरल वीडियो में बताया गया कि केंद्र सरकार जीवन लक्ष्य योजना के तहत 7 लाख रुपए की रकम सभी छात्र छात्राओं को दे रही है। फैक्ट चेक के दौरान ये खबर गलत पाई गई। कोरोना महामारी के कारण स्कूल अभी बंद हैं और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में गरीब बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करें। इस बीच एक व्हाट्सएप मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार सभी स्टूडेंट्स को मुफ्त में टैबलेट बांट रही है। ये खबर पूरी तरह से फर्जी निकली। सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार सभी नागरिकों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना के तहत 90,000 रुपए की राशि जमा करा रही है। इस दावे के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है जिसमें साफ कहा गया सरकार ने ऐसी किसी योजना से साफ इनकार किया। तो चलिए, आज का दिन काफी अहम है। महिला हॉकी टीम का ओलंपिक्स में सफर आसान नहीं रहा, ये तो आपने देखा, लेकिन अपनी जगह पक्की कर ली है और आज एक बार फिर से भारत की बेटियां मैदान में उतरेंगी। शुरुआती 3 मैचों में हार के बाद इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के चैंपियंस ने जबरदस्त कमबैक किया और आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान पर उतरेंगी भारत की बेटियां। ब्रॉन्ज की प्रबल दावेदार विमेंस हॉकी टीम भारत ही मानी जा रही है। अब देखना होगा कितना दिलचस्प ये मुकाबला होता है। सुबह 7 बजे का ये वक्त जब मैच शुरू हो जाएगा। इस मैच से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको देंगे। आज ओलंपिक्स में भारत के लिए काफी अहम दिन है। कल भी हमने देखा बेहद दिलचस्प मुकाबला, मेल हॉकी टीम्स में ब्रॉन्ज जीत लिया है। अब महिलाओं की बारी है। ब्रॉन्ज के लिए ब्रिटेन से भारत की ये भिड़ंत होगी। 7 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे से आप टाइम्स नाउ और भारत में भी हर एक अपडेट देखेंगे। तो महिला हॉकी टीम का ओलंपिक्स में सफर आसान नहीं रहा, ये आप भी जानते हैं। शुरुआती 3 मैचों में हार के बाद से इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने चैंपियंस की तरह कमबैक किया। पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ भारत को करारी हार मिली थी। टीम 5-1 से हारी थी और इसके बाद दूसरा मुकाबला जर्मनी से हुआ और इस मैच में भी 2-0 से हार मिली। तीसरे मुकाबले की अगर बात करें तो ब्रिटेन के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा और 3 मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने करारा कमबैक किया, जबरदस्त कमबैक किया और साउथ अफ्रीका के 4-3 से उसे मात दे दी। 5वें मुकाबले में आयरलैंड के 2-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में विमेंस हॉकी टीम का मुकाबला हुआ और ऑस्ट्रेलिया से यह मुकाबला हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी भारत ने 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम 1-2 से हार गई और जब ब्रिटेन के खिलाफ बैटल ऑफ ब्रॉन्ज में भारत की बेटियां मैदान में उतरेंगी और इस मेडल की प्रबल दावेदारी भारतीय विमेंस हॉकी टीम को ही माना जा रहा है। तो देखिए, विमेंस हॉकी के साथ साथ आज 2 और बड़े इवेंट होने वाले हैं। रेसलर बजरंग पूनिया भी आज रिंग में उतरने वाले हैं जिसमें 56 किलो वर्ग में पुरुष की फिस्ट स्टाइल के क्वालिफायर में आज पूनिया किर्गिस्तान के पहलवान से भिड़ेंगे और इस मैच को जीतने के बाद से वो आज क्वार्टर फाइनल में खेलने वाले हैं। और इसके साथ ही 50 किलो महिला फ्री स्टाइल में भारत की तरफ से रेसलर सीमा बिस्ला भी दावेदारी पेश करेंगी। तो आज का दिन काफी अहम है। तो देखिए, विमेंस हॉकी एक तरफ 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा, उसके बारे में हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज भी ओलंपिक्स में बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कल का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जा चुका है। कल पहले हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ और इसके बाद रेसलिंग में रवि दहिया ने भी सिल्वर जीत करके कल के दिन को यादगार बना दिया। रवि दहिया, इस नाम पर हिंदुस्तान को गर्व है। रवि दहिया भारत मां का वो बेटा जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला। गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का झंडा ऊंचा करते हुए रवि दहिया ने सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल मैच में भिड़ंत रूस के ज़ोरा से हुई। रवि जमकर लड़े लेकिन 7-4 से मैच हार गए। गोल्ड की उम्मीद तो थी,
लेकिन रवि दहिया के सिल्वर मेडल पर भी देश को गर्व है, क्योंकि रवि ने अपनी पूरी जान झोंक। रवि, आप ये फीलिंग बता सकते हो सिल्वर मेडल जीतने की, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, और जो बच्चे आपके आज गांव नाहरी में बैठे हुए आपको देख रहे थे उनको क्या कहना चाहोगे? देखो जी, गोल्ड की उम्मीद थी पर अब सिल्वर मेडल आया, शायद हम इसको जरूर करते हैं तो हम खुश हैं, पर मतलब संतुष्ट नहीं है अभी, मतलब जो चाहिए था वो हमें अभी नहीं मिला, उसके लिए आगे तैयारी करेंगे। रवि के सिल्वर मेडल की जीत के बाद हरियाणा सरकार ने खजाना खोल दिया है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने दिलेर पहलवान के लिए इनाम का ऐलान किया है। उन्होंने गोल्ड मेडल मुकाबला चूकने के बाद ऐतिहासिक सिल्वर मेडल अपने नाम करने वाले पहलवान के लिए 4 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी का ऐलान किया है। साथ ही हरियाणा में अपनी इच्छानुसार प्लॉट खरीदने पर 50% कंसेशन देने की बात कही है। रवि दहिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी, साथ ही उन्हें फोन भी किया। रवि दहिया हरियाणा के सोनीपत से आते हैं। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आज उनके घर पर भी खूब जश्न का माहौल रहा। परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा। सालों तक बेटे पर मेहनत करने वाले पिता ने इस जीत पर क्या कहा, वो तो सुनिए। जी, हम तो शुरू से जी थोड़ी खेती करते थे, पहले 2-4 बीघे की, और कसी से खोद के करते थे। और फिर मैं थोड़े ज्यादा कई साल करी जी, 5-7 साल 10 साल ऐसे ही खोद खाद का कसी से। फिर थोड़े ज्यादा खेत बढ़ाए तो किराए पे भाई करवाने लगे थे, ज्यादा बढ़ाए। फिर एक छोटा हाई से ट्रैक्टर लिया जी, उससे अपने जमीन भाई और का भी किया, मतलब भाड़ा करा जी। रवि के पिता की एक शिकायत थी कि उनके इलाके में रेसलिंग करने का सपना रखने वाले बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अब खट्टर सरकार ने उनके गांव नहरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम बनाने का वादा किया है। रवि दहिया का सिल्वर मेडल सिर्फ एक मेडल ही नहीं है, बल्कि एक सपना है देश के उन हजारों लाखों बच्चों के लिए जो रवि की तरह ही रेसलर बनना चाहते हैं, ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाना चाहते हैं। और हाँ, टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से रवि दहिया को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक्स में रवि अपने मेडल पर सुनहरा रंग चढ़ाकर वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तमाम राज्यों की कुछ बड़ी खबरें। राजनीति में कब कौन पाला बदले, किसके साथ कौन जाए और किसका साथ कौन छोड़ दे, यह कहना बड़ा मुश्किल है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक ऐसा ही झटका लगा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। पीके ने अमरिंदर को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एक्टिव पॉलिटिक्स में अस्थायी तौर पर ब्रेक लेना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा देता हूं। भविष्य में मुझे क्या करना है यह मुझे अभी तय करना बाकी है, इसलिए आपसे दरखास्त करता हूं कि मुझे पद से रिलीव किया जाए। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने पीके के पद छोड़ने पर कहा यह उनका निजी मामला है। प्रशांत किशोर जी जाने जी, उनकी आई कैनॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट मिस्टर प्रशांत किशोर हैज डन, बिकॉज अर्लियर ही एक्सेप्टेड द एडवाइजर्स पोस्ट, नाउ ही इज गिवन अप द एडवाइजर्स पोस्ट। दैट्स अ पर्सनल डिसीजन ऑफ मिस्टर प्रशांत। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सिद्धू के नाम पर पार्टी आला कमान को मनाने का काम प्रशांत किशोर ने ही किया था, जो कैप्टन को पसंद नहीं आया। लिहाजा कैप्टन इन दिनों प्रशांत से नाराज चल रहे थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के मामले में सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिसमें साफ साफ आरोप लगाया गया है कि सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने अदालत में जो अर्जी दाखिल की है उसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस का एक एसपी जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। सीबीआई की अर्जी पर अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को मामले को देखने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगा था। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। चरथावल में पड़ोस के 21 साल के लड़के पर 5 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है।
पुलिस के मुताबिक टॉफी का लालच देकर आरोपी ने बच्ची को एक मस्जिद के कमरे में बुलाया और उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। उस व्यक्ति को शीघ्र ही टीम लगा के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का भी मेडिकल हो चुका है और अभियुक्त जो कि गिरफ्तार किया गया उसको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर राजनीतिक दलों ने भी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पक्ष में कोई ऐसा करे, चाहे हिंदू पक्ष में करे, इनको बख्शना नहीं चाहिए। ये सजाए मौत के हकदार हैं और इनकी जो मौत होना चाहिए वो ऐसी होना चाहिए कि उससे हिंदुस्तान के लोगों को एक सबक मिले और जो इस मानसिकता के लोग हैं उनकी रूह कांप जाए। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हवाईयत के बाद मुजफ्फरनगर की यह घटना समाज को सोचने पर मजबूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। खुले आसमान में मेडिसिन पड़ी है, फ्रिज पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यही हाल है। तस्वीरें देहरादून की, जहां पीएम केयर फंड और दूसरी संस्थाओं की ओर से ये सब चीजें मुहैया कराई गई। इन मेडिकल के सामानों और दवाइयों को अस्पताल में पहुंचाना था, लेकिन लंबे समय से ये यहीं पड़े पड़े स्टोर में खराब हो रहे हैं। जब उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर से इस बारे में सवाल किया तो सुनिए किस तरह वो अपना पल्ला झाड़ते दिखे। आज मैंने बैठक की इस बारे में और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि कोविड में जो भी सामान जिस भी संस्था के द्वारा आ रहे हैं उसमें 24 घंटे में उस हॉस्पिटल में पहुंचना। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। राज्य सरकारों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अस्पतालों में दवाइयां, ऑक्सीजन और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, लेकिन अस्पतालों की जगह ये स्टोर धूल खा रहे हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत उत्तराखंड सरकार से अपील करता है कि मेडिकल से जुड़े सामानों को तुरंत हॉस्पिटल्स में पहुंचाएं। देश और दुनिया में बीते 1.5 साल से कोविड का कहर लगातार जारी है और इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को ही एक अकेला उपाय भी बताया जा रहा है और समझा जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन लेने पर काफी जोर है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई तरह के दावे भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक दावा है कि वैक्सीनेशन के बाद पुरुष नपुंसक हो जाएंगे। क्या है इस खबर का फैक्ट चेक, इस रिपोर्ट में देखिए। कोविड वैक्सीन को लेकर आए दिन तरह तरह की फर्जी बातों का जिक्र सोशल मीडिया पर देखने और सुनने को मिलता है। पहले गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन से नुकसान का गलत दावा सोशल मीडिया में किया गया। अब एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने वालों को बच्चे नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में अखबार की कटिंग का एक फोटो है जिसमें डॉक्टर विश्व स्वरूप के हवाले से कहा गया कि युवाओं को कोरोना वैक्सीन बताकर एंटी फर्टिलिटी का टीका लगाया जा रहा है जिससे संतान नहीं होती। इसमें कहा गया कि ये कोरोना के नाम पर जनसंख्या कम करने और व्यापार का षड्यंत्र है। भारत सरकार की संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने इस मैसेज का खंडन करते हुए इसे फर्जी बताया। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को शेयर कर लिखा गया, ये दावा एकदम फर्जी है। पीआईबी का ट्वीट कहता है, एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि युवाओं को कोरोना वैक्सीन बताकर एंटी फर्टिलिटी का टीका लगाया जाएगा। ये दावा फर्जी है। कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। वैक्सीन से संबंधित अफवाहों पर ध्यान ना दें और टीकाकरण अवश्य कराएं। कुछ अखबारों ने वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हमने डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी से संपर्क किया। डॉक्टर चौधरी ने अपने नाम से इस तरह का मैसेज वायरल होने को लेकर हैरत जताई और कहा उनकी ओर से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। जुलाई 2021 की शुरुआत में असम सरकार ने फैसला लिया कि कोविड के दौरान बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होने वाले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को एक विशेष परीक्षा देनी पड़ सकती है। स्पेशल एग्जाम वाली बात असम सरकार के जरिए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए निर्धारित की गई मूल्यांकन नीति में कही गई थी, जिसे असम के तमाम छात्र छात्राओं और छात्र संघ के विरोध के बाद असम सरकार ने वापस ले लिया। असम सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए स्पेशल एग्जाम किए जाने की खबर को यूपी का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो
रहना बहुत जरूरी है। और बुलेटिन में अब वक्त हो चला है उन खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे है और आपके परिवार से है। देखिए आपके काम की खबर। मुंबई को पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब मिल गई है। इसे मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। ये एक नई सुविधा है जो कम समय में बड़ी संख्या में नमूनों का विश्लेषण कर सकती है और कोरोना के नए म्यूटेंट की भी पहचान कर सकती है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के जरिए 2 से 3 दिन में कोविड-19 के नए वेरिएंट को ट्रैक किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की 2 मशीनें उच्च तकनीक से बनाई गई हैं। ये कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा सकेंगी। ये मशीनें खासकर मुंबई के उन इलाकों में काम आएंगी जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले होंगे। इस मशीन में एक बैच में 384 नमूने लिए जा सकते हैं। अमेरिका की एल्यूमिनियम कंपनी ने अल्ब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप के जरिए बीएससी को कुल 6 करोड़ 40 लाख रुपए की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन दान में दी है। 4 अगस्त को उद्धव ठाकरे ने इस लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। भारत में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करेंगे। अदार पूनावाला और मनसुख मंडाविया की मुलाकात राजधानी दिल्ली में होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण तीसरी लहर की आशंका ने जोर पकड़ लिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने आ सकती है। इस दौरान रोजाना 1 लाख मामले सामने आ सकते हैं। बहुत खराब स्थितियों में ये संख्या बढ़कर 1.5 लाख प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। हालांकि ये संभावना भी जताई जा रही है कि कोविड-19 की तीसरी लहर इसी साल आई दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी। अदार पूनावाला ने स्वास्थ्य मंत्री से पहले डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी के चेयरमैन सतीश रेड्डी से मुलाकात की थी। ये मीटिंग कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन और सप्लाई को लेकर हुई थी। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।